तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए दुनिया का सबसे बढ़िया मानवा द मार्शल जीनियस हु रिमेंबर एवरीथिंग चैप्टर 1। तो चैप्टर की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है जहाँ पहाड़ों के बीच सोजुंग यूनिट के लीडर जिन सोवुन एक चट्टान पर घायल खड़ा है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, जिन सोवुन, तुम्हारी याददाश्त तो वाकई काबिले तारीफ है। और वहीं सामने खड़ा है मुरीम एलायंस का लीडर लीडर जिन सोवुंग से कहता है, तुम्हारी वजह से मुरीम एलायंस के वो सारे सीक्रेट रिकॉर्ड्स वापस मिल गए हैं जो खो चुके थे। वहीं जिन सोवुन लहूलुहान है, उसका शरीर जख्मों से भरा है, लेकिन उसने अपना मिशन पूरा कर दिया। और तभी हमारे सामने आता है असली चेहरा, मुरीम एलायंस लीडर सुप्रीम प्योरिटी डिवाइन सोर्ड, जिसका नाम योंग सोआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो कहता है जिन सोवुन से, मैं तुम्हारा सच में शुक्रगुजार हूँ। लेकिन यह माहौल थोड़ा बदल जाता है। वहीं जिन सोवुन घुटनों के बल गिर जाता है। वह कांपती आवाज में पूछता है, तुमने मुझे उन्हें याद करने को कहा, मैंने किया। तुमने उन्हें मुझे वापस लाने को कहा, मैंने वो भी किया। और फिर भी क्या तुम मुझे इसी तरह इनाम दे रहे हो, एक कुत्ते की मौत मारकर। और ये बात सुनकर मुरीम एलायंस लीडर योंग सोआ अपनी तलवार निकाल लेता है। वह कहता है कि जिन सोवन, तुमने मुरीम एलायंस के सबसे सीक्रेट सिमयोन पवेलियन के रिकॉर्ड्स भी याद कर लिए हैं। अगर तुम्हारे जैसा आदमी कभी डिमोनिक कल्ट से मिल गया तो पूरा मुरीम एलायंस खतरे में पड़ जाएगा। योंग सोआ कहता है, इंसाफ और दुनिया की भलाई के लिए तुम्हारा और तुम्हारी यादों का इस दुनिया से मिट जाना ही बेहतर है। और अपनी मौत को सामने देखकर भी जिन सोवुन रोने के बजाय पागलों की तरह हंसने लगता है। वो कहता है, इंसाफ, दुनिया की भलाई, मुरीम एलायंस। जिन सोवुन की हंसी में दर्द भी है और नफरत भी। जिस एलायंस के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, आज वही उसे खत्म करना चाहता है। तभी जिन सोवुन मुरीम एलायंस लीडर योंग सोवा से कहता है, मुरीम एलायंस जो खुद को नया कर अच्छा कहती थी, वो तो अब डेमोनिक कल्ट से बुरी तरह से हार चुकी है और अब बस अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। जिन सोवुन मुरीम एलायंस लीडर योंग सोवा का और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे हैरानी होती है कि तुम अब भी सोचते हो कि इससे बुरा कुछ और हो सकता है। वहीं सामने खड़ा लीडर योंग सोवा बड़े ही गर्व से कहता है कि मुरीम फिर से खड़ा होगा और डेमोनिक कल्ट को जड़ से मिटा देगा। लेकिन हमारा एमसी जिन सोवुन हंसते हुए उसका पर्दाफाश करता है। वो कहता है कि वही मुरीम एलायंस जिसने नॉर्थ सी भागते वक्त मासूम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। अगर तुम इंसानी जानों से ज्यादा अपने इस झूठे ग्रेटर गुड को अहमियत देते हो तो फिर तुम में और उस डिमोनिक कल्ट में कोई फर्क ही नहीं रह गया। लेकिन तभी जिन सोंग को असली सच का पता चलता है। उसे पता चलता है कि मुरीम एलायंस का ये लीडर योंग सोवा डेमोनिक कल्ट से मिला हुआ है। और अब जिन सोंग को समझ आ जाता है कि उसने अपनी जान और अपने टाई उल सेट की किस्मत उन गंदे हाथों में सौंप दी थी जो खुद करप्शन में डूब चुका है। जिन सोंग चिल्लाकर कहता है, धिक्कार है मुझ पर। वो लीडर सोंग युवा के सामने झुकने से मना कर देता है। वो कहता है कि भले ही उसकी हार तय हो, लेकिन मेरी मौत मेरी अपनी पसंद की होगी। और इसके साथ ही वह खुद को मौत के हवाले कर देता है, यानी कि पहाड़ से कूद जाता है। तभी जैसे ही जिन सोवुंग वहां से गिरता है तो हमें उसकी अतीत की झलक मिलती है। जिन सोवुंग याद करता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक लिविंग हेल रही है, यानी कि नरक की तरह। जब मुरीम एलायंस और डेमोनिक कल्ट के बीच महायुद्ध शुरू हुआ था, तब उसे और उसके भाइयों को एक कमजोर वीक सेक्ट होने के कारण जबरदस्ती युद्ध में झोंक दिया गया था। उस वक्त कल्ट बहुत ज्यादा ताकतवर था और एलायंस बेहद कमजोर थी। जिन सोवुंग को एहसास होता है कि वो शुरू से ही सिर्फ एक मोहरा था। अंत में वही हुआ जिसका डर था। मुरीम एलायंस ने घुटने टेक दिए और अपनी जान बचाकर नॉर्थ सी की ओर भागने का फैसला किया। लेकिन उनके बड़े अधिकारियों को भागने के लिए वक्त चाहिए था और उस वक्त की कीमत चुकाई हम जैसे लोगों ने, जिन्हें ह्यूमन सील्ड यानी जिंदा ढाल बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। जिन सोवुंग आगे बोलता है, मुझे आज भी याद है, मुरीम एलायंस के लोग मेरे पास एक सौदा लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हें मुरीम एलायंस के सारे सीक्रेट रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री को याद करना होगा। लेकिन जिन सोवुन बोलता है, उस वक्त मैं तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने वादा किया कि अगर मैं इन रिकॉर्ड्स को याद कर लूं और उन्हें उनके नए बेस पर फिर से लुक सकूं तो वो मेरे तायुल सेक्ट के छोटे भाइयों को इस खूनी जंग से बाहर निकाल लेंगे। मुरीम एलायंस ने मुझसे कहा कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे भाई युद्ध में ढाल बनकर मारे जाएं, है ना? लेकिन जिन सोंग उनसे कहता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अपने भाइयों को बचाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया
और पागलों की तरह हर एक शब्द, हर एक रिकॉर्ड को अपने दिमाग में उतार लिया। लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। आज मैं यहाँ लहूलुहान पड़ा हूँ। लानत है मुझ पर। क्या मुझे यह किताबों को रटने के बजाय युद्ध के मैदान में होना चाहिए था? या फिर अगर मैं वहां होता तो शायद अपनी जान देकर कम से कम एक और इंसान की जान तो बचा पाता। तभी जिन सोहून आगे कहता है, नहीं, असल में मुझे बहुत पहले और भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। लानत है इन आसमान वालों पर। उन्होंने मुझे ऐसी बेकार काबिलियत क्यों दी? अगर मुझे कुछ देना ही था तो कोई काम की चीज देते, जैसे इंटरनल एनर्जी या लड़ने की ताकत। काश मैं ताकतवर होता। फिर जिनसुंग आगे कहता है, अब तो मौत मेरे दरवाजे पर खड़ी है। मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। खून से लथपथ मेरा शरीर जवाब दे रहा है और मेरे हाथ में मौजूद ये ब्रेसलेट चमक रहा है। जिन सोबुन गुस्से में बोलता है, क्या ये मेरा अंत है या फिर मेरी ये अधूरी ख्वाहिश मुझे एक और मौका देगी? जिन सोबुन खून से लथपथ अधमरा पड़ा है और अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा है। उसके मन में सिर्फ एक ही मलाल है, काश काश मैं और ताकतवर होता, इतना ताकतवर कि अपने जूनियर्स को बचा पाता। वो खुद को कोसते हुए कहता है कि दूसरों के सामने अपनी सेफ्टी के लिए भीख मांगने के बजाय उसके पास खुद इतनी पावर होनी चाहिए थी कि वो अपनों की हिफाजत कर सके। और इसी पछतावे के साथ उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। लेकिन तभी सन्नाटा टूटता है। एक कड़क आवाज गूंजती है, जिन सोहून, क्या बस इतना ही दम है तुझमें? क्या तू अभी उठने वाला नहीं है? और तभी हम देखते हैं आसमान साफ है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि कोई लड़का जिन सोहून को लकड़ी की तलवार से मारते हुए कहता है, ये तो बड़ा ही बेवकूफ निकला। इससे ज्यादा देर तक तो इसके जूनियर टिक गए थे। तभी जिन सोहून की कॉन्शियसनेस वापस आती है। उसे अपनी मौत की वो कर्स्ड मेमोरी साफ दिखाई दे रही है। उसे वो दर्द महसूस हो रहा है जो उसने अपनी मौत के वक्त सहा था। वो दर्द इतना असली है कि जिन सोहून पागल की तरह चीखने लगता है और चिल्लाता है, आह, ये दर्द, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तब था। वो अपना चेहरा पकड़कर चिल्लाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सपना है या हकीकत। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है और सामने का नज़ारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने वही ट्रेनिंग ग्राउंड है, वही लोग हैं और वही पुरानी यादें। जिन सोहून हैरान रह जाता है। वो कहता है, ये तो मेरा अतीत है, यानी कि पास्ट है। और भाई लोग, जिन सोहून मर चुका था लेकिन अब वो वापस अपने पुराने दिनों में लौट आया है। उसे एक दूसरा मौका मिला है अपनी किस्मत बदलने का और उन गलतियों को सुधारने का जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। तभी कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं, लेकिन तभी जिन सोहून ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो हैरान होकर चिल्लाता है, क्या यह ताई युल सेक्ट का ट्रेनिंग ग्राउंड है? वहाँ बाकी खड़े लोग यानी कि चेले, जिनमें पिंक बालों वाली एक लड़की और भूरे बालों वाला एक लड़का शामिल है, वो जिन सोहून को पागलों की तरह देखते हैं। उनकी आंखों में हैरानी और थोड़ी घबराहट दिखाई दे रही है। वहीं जिन सोहून की आंखों में तो आंसू हैं और चेहरा लाल पड़ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई बहुत भयानक सपना देखा हो या फिर वो किसी लंबी नींद के बाद जागा हो। और जिन सोहून के चेहरे पर जो चोटें लगी हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि वह किसी बड़ी जंग से गुजरा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जिन सोहून दौड़कर अपनी जूनियर सिस्टर और उसके साथी को गले लगा लेता है। वो उन्हें इतनी जोर से जकड़ता है जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो जिंदा है। लेकिन तभी जिन सोहून के दिमाग में एक डरावनी याद कौंधती है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी जूनियर सिस्टर होंग और उसका भाई ग्यूम प्यो खून से लथपथ जमीन पर मरे पड़े थे। वो मंजर इतना खौफनाक था कि जिन सोहून की रूह तक कांप गई थी। मगर यहाँ तो सब ठीक है। जूनियर सिस्टर होंग झेपते हुए कहती है, मतलब उसे दूर करते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर जिन, ये आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत अजीब है। वहीं ग्यूम पेयो भी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, भाई क्या कुछ हुआ है क्या? और ये सब देखकर वहां पे छोटे बच्चे और बाकी चेले भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है, क्या सीनियर ब्रदर ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है? तो कोई इसे उनका एक और मजाक प्रैंक समझ रहा है। बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर आज सीनियर ब्रदर इतने अजीब क्यों लग रहे हैं। तभी जिन सोहून को समझ आता है कि उसकी यादें अभी भी धुंधली हैं। उसे ठीक से याद नहीं कि यहाँ वो कैसे पहुंचा और वो मौत का मंजर सच था या सिर्फ एक बुरा सपना था। वो मन ही मन सोचता है, मेरी यादें अभी भी धुंधली हैं। पर अपने भाई बहनों को जिंदा और सलामत देखकर जिन सोहून के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो उन्हें देखते हुए सोचता है, वो कहता है, पर जो भी हो ये बुरा नहीं है। जिन सोहून को खुशी है कि उसे अपनों के साथ रहने का एक और मौका मिल गया है। तभी जिन सोहून अपनी धुंधली यादों से बाहर निकलता है और होंग के गालों को पिंच करते हुए कहता है कि बचपन में जूनियर सिस्टर होंग कितनी मासूम और प्यारी थी। और तभी जिन सोहून याद करता है कि कैसे बचपन में होंग उसे डांटा करती थी और उसे चिढ़ाया करती थी। इसलिए जिन सोहून ने बचपन में कभी अपनी जूनियर सिस्टर होंग की क्यूटनेस पर ध्यान नहीं दिया। तभी इसके बाद जिन सोहून अपने सीनियर भाई ग्यूम पेयो के गाल खींचते हुए मजाक उड़ाता है और कहता है,
बचपन में मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि तुम बिस्तर गीला कर देते थे, लेकिन आज अगर मौका मिले तो मैं तुम्हारे वो गंदे कपड़े 1000 बार धोने के लिए तैयार हूँ। तभी मुझे यह महसूस होता है कि जिन सोन अपनी पुरानी यादों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। लेकिन भाई लोग, तभी शांति भंग हो जाती है। एक घमंडी आवाज गूंजती है, जिन सोवन। ये आवाज गे चियो लियोंग की है और ये बंदा हमारे एमसी यानी कि जिन सोवन को ललकारता है और कहता है, क्या तुम पागल होने का नाटक कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे लड़ने से डर रहे हो? अगर तुमने अभी अपनी तलवार नहीं उठाई तो तुम्हारे इन प्यारे जूनियर्स को मुझसे भिड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी जिन सोवन गे चियल योंग को देखकर चिढ़ जाता है। जिन सोवन सोचता है कि मेरी इन धुंधली यादों में कोई अच्छी चीज क्यों नहीं दिखी, और अब तो क्या बस इसी कमीने को देखना बचा था। और तभी हमें गे चियो लियोंग की असली चेहरा का पता चलता है और ये लौंडा एक मर्चेंट ग्रुप का अमीर शहजादा है जिसने भारी दान देकर इस तायुल सेक्टर में अपनी सीट खरीदी है। और ये लौंडा एक नंबर का नीच इंसान है जो प्रैक्टिस के बहाने सेक्टर के दूसरे स्टूडेंट को अधमरा कर देता है और बहुत ज्यादा पीटता था। ये साला गे चियोल योंग अपनी दौलत और बाप की पावर के पीछे छिपकर वो सबको टॉर्चर करता था और बेचारे स्टूडेंट्स के फाइनेंशियल मदद रुकने के डर से चुपचाप उनको मारा करता था और बेचारे स्टूडेंट्स टॉर्चर करता था, इसके बाद छोड़ देना। लेकिन अब सीन बदल चुका है। गे चियोल योंग फिर से जिन सोवन को तलवार उठाने के लिए उकसाता है। तभी जिन सोवन ठंडी मुस्कान के साथ अपनी तलवार की मूठ यानी कि हैंडल पकड़ता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो फिर यही सही। तभी जिन सोवन मनी मन कहता है कि जब किस्मत मुझे इन पुरानी यादों में भी तुम्हें बैठने का मौका दे रही है तो मैं भला मना कैसे कर सकता हूँ। और कहता है, चलो आज पुराने सारे हिसाब चुकता कर ही लेते हैं। और भाई लोग, जिन सोवन का स्वैग और उसकी आंखों की चमक बता रही है कि अब इस अमीर बिगड़ल शहजादे की सामत आने वाली है। तभी इसके बाद गे चियोल योंग किसी गुस्सैल दुश्मन की तरह जिन सोवन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो रईस ज्यादा पूरी ताकत के साथ अपने जिन सोवन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो जिन सोवन उसकी चाल पहचान लेता है और वो मनी मन सोचता है कि ये तो वही तलवारबाजी की तकनीक है जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसे अनगिनत बार सिर्फ दर्द और हार के सिवा कुछ नहीं दिया था। इस टेक्निक का नाम 3 ग्लोरी स्वॉर्ड्स है और इस टेक्निक को होन वोन सू नाम के एक मशहूर यानी कि फेमस रोनिन ने सिखाया था। जैसे कि एक रोनिन का स्टाइल होता है, ये तकनीक बहुत ही कच्ची, बिना किसी दिखावे के और बेहद ताकतवर यानी कि रफ एंड ब्रूटली फोर्सफुल। और ये टेक्निक और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका सीधा निशाना दुश्मन की आंखें होती हैं। और यही वजह थी कि तायुल संप्रदाय के जितने भी यंग स्टूडेंट्स होते हैं इसके सामने पूरी तरह से बेबस थे। जिन सोन आगे याद करता है कि उसने पिछली जिंदगी में भी इस फॉर्म और मूव्स को देखते ही याद कर लिया था, लेकिन उस समय जिन सोवन के पास इस टेक्निक से बचने के लिए या काउंटर करने के लिए उसकी बॉडी में कोई काबिलियत ही नहीं थी। पर अब कहानी बदल चुकी है। जिन सोवन खुद से कहता है कि क्रेजी डिमोनिक कल्ट के लड़ाकों के मुकाबले जिनसे वो अपनी नई जिंदगी में लड़ा है, ये हमला तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिन सोवन अपनी आंखें बंद करता है और उस नवाबजादे की तलवार को बड़ी आसानी से चकमा दे देता है यानी कि डॉज कर लेता है। गे चियो ले देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसका इतना सटीक वार खाली कैसे गया था। वैसे असल में जिन सोवन ने अपनी पिछली जिंदगी की कड़वी यादों और इस जन्म की कड़ी मेहनत से इन तकनीकों को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि उसके पुराने डर को खत्म करने का एक मौका है। लेकिन तभी फाइट करते करते जिन सोवन अपनी पुरानी यादों में खो जाता है कि कैसे उसने उस आर्काइव यानी उस तय खाने में पागलों की तरह पुरानी फाइटिंग टेक्निक को रटने की कोशिश की थी। आगे जिन सोवन कहता है कि मुझे उन पन्नों को अपनी यादों में बसाना ही था। पन्नों पर बनी वो नीली आकृतियां यानी कि चित्र, वो सिर्फ चित्र नहीं थे बल्कि सदियों पुरानी मार्शल आर्ट के वो राज थे जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की लड़ाई पर। सामने खड़ा गे चियोल अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए जिन सोवन पर कूदता है। उस शहजादे की शक्ल पर एक घमंडी मुस्कान है, मानो उसे लग रहा हो कि ये लड़ाई वो जीत चुका है। लेकिन उसे नहीं पता कि हमारा जिन सोवन अब वो पुराना वाला कमजोर लड़का नहीं रहा। और तभी जैसे ही गे चियोल की तलवार जिन सोवन के पास आती है तो उसकी आंखें चमक उठती है। वो अपनी तलवार चलाता है और हवा में एक आवाज गूंजती है यानी कि नाम गूंजता है, लेजर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक फर्स्ट बेसिक फॉर्म। और ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये वही तकनीक थी जिसे जिन सोवन ने उस आर्काइव में अपनी जान लगाकर याद किया था। जिन सोवन की रफ्तार इतनी तेज थी कि गे चियोल को संभालने का मौका तक नहीं मिला और अगले ही पल गे चियोल के मुंह से खून की धार निकल पड़ी। उसकी आंखों में एक खौफनाक और हैरानी वाली साफ नजर दिख रही थी। वो लड़खड़ाते हुए बोलता है, ये नामुमकिन है, लेजर हेवन स्वॉर्ड तकनीक, ये इसे कैसे पता? लेकिन हमारा जिन सोवन
उसके चेहरे पर एक सुकून भरी थोड़ी शैतानी वाली मुस्कान है। वो अपनी चोटों की परवाह किए बिना कहता है, हे ये वाकई कमाल की एहसास है। तभी जिनसून खड़ा होता है और अपनी तलवार को गर्व से देखता है और कहता है, जिस तकनीक का इस्तेमाल करके ये गे चियूल दूसरों को डराता था, आज उसी की लेजर हेवन स्वॉर्ड टेक्निक से उसकी धुलाई करने में अलग ही मजा आ रहा है। लेकिन तभी जिन सोवुन अपनी तलवार से गे चियूल के सर पर वार करता है। मतलब वो तलवार की तरफ जो चपटा वाला पार्ट होता है ना, उससे मारता है ताकि कटे नहीं कोई। ठीक है, तभी जैसे ही जिन सोवुन उसके सर पे हमला करता है तो जिन सोवुन को एक अलग ही एहसास होता है। वो कहता है, इट्स सो डैम रिफ्रेशिंग, यानी ये मार उसे किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी लग रही है। और तभी इसके बाद मैदान में सन्नाटा छा गया होता है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि अभी क्या हुआ, और वहाँ खड़े बाकी के चेले और सीनियर हैरान हैं। तभी इसके बाद घायल पड़ा गे चियूल गुस्से में तिलमिला उठता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, तुमने गे रोंग मर्चेंट ग्रुप के सबसे बड़े बेटे के सिर पर वार किया, वो भी उस कचरा लेजर हेवन स्वॉर्ड तकनीक से जिसे हमारे यहाँ रत्ती भर भी जगह नहीं दी जाती। तभी इसके बाद गे चियूल पागल होकर वो अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार करने की कोशिश करता है। वह दहाड़ता है, क्या तुम इसके अंजाम के लिए बिल्कुल तैयार हो? लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी है। तभी अगले ही पल वह दहाड़ते दहाड़ते धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। वहीं पास में खड़ा हमारा जिन सोवुन वो बस उसे शांति से देख रहा होता है और वहीं पर खड़ा होता है जैसे उसे पता था कि यही होने वाला है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। वहाँ मौजूद छोटे बच्चे और जूनियर चेले खुशी से झूम उठते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, वाह सीनियर ब्रदर जिन सोवुंग, हमें नहीं पता था कि आप इतने पावरफुल हैं। तभी एक बच्चा अपने इमोशन में बहकर कहता है, सीनियर जिन सोवुन, अगर आप अब मेरी ट्रॉफी भी चुरा लेंगे तो फिर भी मैं नहीं रहूंगा। तभी दूसरा बच्चा हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, जिन सोवुन से मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, मैं मन ही मन आपको अब तक कितना फिसड्डी और बेकार समझता था, लेकिन आप तो बिल्कुल महापुरुष निकले। तभी ये सब होने के बाद हम जिन सोवुन के चेहरे पर देखते हैं, जिसके चेहरे पर चोट के निशान है, और वो बहुत ही भावुक होकर यानी कि इमोशनल होकर कह रहा है, हे स्वर्गीय देवताओं यानी कि ओ गॉड्स, अब इस दुनिया में मेरा कोई मोह नहीं रहा। मरने से पहले मेरी बस एक ही आखिरी इच्छा थी कि उस गे चियूल की धुलाई करना, और मैंने वो अब कर दिखाया। और अब चाहे आप मुझे अपने साथ ही क्यों ना ले जाएं, मैं सुकून से चलूंगा। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार मुक्का जिन सोवुन के थोबड़े पर पड़ता है और डैम, और उसकी सारी आफ्टर लाइफ वाली फीलिंग्स हवा हो जाती हैं। और भाई मुक्का मारने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी पार्टनर है यानी कि होंग, जो गुस्से में लाल पीली हो रही है। वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या तेरा दिमाग ठिकाने पर है, तूने क्या कर दिया? और ये सुनकर जिन सोवुन सहम जाता है। तभी आगे होंग कहती है, अगर गे योर्ग मर्चेंट ग्रुप ने हमारी फीडिंग रोक दी यानी पैसे रोक दिए तो हम क्या करेंगे? तुझे क्या लगता है सीनियर ब्रदर, गे चियूल हमें इसलिए पीट रहे थे क्योंकि हम बेवकूफ हैं? नहीं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा है। होंग जिन सोवुन से बोलती है कि हमारे जूनियर्स को पहले ही दिन में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। जब खाना घटकर 1 वक्त का रह जाएगा तब क्या तू ये जिम्मेदारी लेगा? और ये सब सुनने के बाद हमारे जिन सोवुन को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है, और उसका चेहरा देखने भी लायक है। उसे बस एक ही ख्याल आता है, ओह ओह, ये तो धुंधली याद नहीं, ये तो असली दर्द है। लेकिन होंग का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। वो एक और खतरनाक स्माइल देती है और कहती है, बकवास बंद कर तू, अभी क्या बोल रहा था? और फिर से बू, एक जोरदार थप्पड़ यानी कि मुक्का सीधा जिन सोवुन के गाल पर लगता है और बूम। होंग ने इतनी तेजी से मारा था कि जिन सोवुन की आत्मा ही निकलने लगती है उसके मुंह से। और यह हमारा सीनियर ब्रदर जिन सोवुन जमीन पर ढेर हो चुका था, उसके साथ ही सदमे में है। कोई चिल्ला रहा है कि उन्हें मार दिया गया है, तो कोई उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा है, पर भाई आत्मा तो शरीर छोड़ ही चुकी है। तभी सीनियर ब्रदर जिन सोवुन की आत्मा का अजीब चेहरा और फिर अचानक से नीला टेक्स्ट दिखाई देता है, रिटर्न टू द पास्ट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं शुरू होता है। जैसे ही सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी जिन सोवुन को एहसास होता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि वो समय पीछे लौट आया है यानी कि पास्ट में, और फिर से तहलका मचाने वाला है। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। और अब देखना ये है कि जिन सोवुन आगे क्या क्या करता है। और ये देखने के लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल जीनियस हु रिमेंबर एवरीथिंग चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक कमरे से, जहाँ हमारा एमसी यानी कि जिन सोवुन होश में आता है। उसके गाल पर पट्टी बंधी है और उसके मुंह पर कुछ अजीब चीज है। जिन सोवुन मनी मन कहता है, जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक इन्फर्मरी के बिस्तर पर लेटा हुआ था, और ऐसा लगता है कि मैंने जब जूनियर सिस्टर से मार खाई थी तो मैं बेहोश हो गया था। तभी बिस्तर में लेटे लेटे जिन सोवुन अपनी पुरानी यादों को समेटने की कोशिश करता है। वो हमें ले जाता है उन अतीत की भयानक जंग में जहां से सब शुरू हुआ था। वो बताता है कि ये सब तब शुरू हुआ था जब डेमोनिक कल्ट की वापसी हुई थी। डेमोनिक कल्ट के कहर के सामने मुरिम एलायंस भी नहीं टिक पाई और जंग हारने के बाद पूरी तरह तबाह हो गई। और तभी हमें तबाही का मंजर दिखाई देता है, जहां चारों तरफ तलवारें गड़ी थी
और लाशों के ढेर लगे थे। जिन सोवन की अपनी तायुल सेक्ट भी बर्बादी की कगार पर खड़ी थी, लेकिन इस अंधेरे में जिन सोवन के पास एक खास ताकत थी, उसकी गजब की याददाश्त। और जिन सोवन ने अपनी इसी काबिलियत की वजह से उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे मुरीम एलांस की हजारों किताबों और सीक्रेट दस्तावेजों को याद करने और उन्हें फिर से लिखने को कहा गया था। और आप देख ही सकते हैं कि वो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है और यहाँ तक कि उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। जिन सोवन खुद कहता है, मैं और भी याद कर सकता हूँ, नहीं मैं मुरीम एलांस की हर एक किताब और हर दस्तावेजों को अपने दिमाग पर उतार लूंगा बिना एक भी अक्षर छोड़े। लेकिन ये सब कुछ वो खुद के लिए नहीं कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसने जिन सोवन को हराया था, और वो कोई और इंसान नहीं, वो सोवन यूनियन एलायंस का योंग सोवा था। जहां जिन सोवन उसके सामने गिरा पड़ा था, यानी कि जमीन पर लेटा हुआ था सर रख कर। जहां जिन सोवन एक सौदे की भीख मांग रहा था। वो कहता है, इसके बदले में बस मेरे छोटे भाइयों और बहनों को, यानी कि जूनियर सिस्टर और जूनियर ब्रदर्स, उनको इस खूनी जंगों से दूर रखना और उन्हें उस तबाही से बचा लेना। ये सब जिन सोवन सोजुंग यूनियन एलायंस के योंग सोवा से बोलता है। और फिर आगे जिन सोवन बताता है कि सोजुंग यूनियन एलायंस के लीडर योंग सोवा ने मेरे साथ गद्दारी की, क्योंकि शायद मेरी ये मेमोरीज मुरीम एलायंस के भविष्य के लिए सबसे बड़ी रिकॉर्ड बन गई थी। और तभी जिन सोवन आगे बताता है कि वो योंग सोवा से बचने के लिए पहाड़ से कूद जाता है और इसलिए उसकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन जब दोबारा उसकी आंखें खुलती हैं तो नजारा बिल्कुल बदला हुआ होता है। चारों तरफ उसके पुराने साथी थे, वही पुरानी जगह और वही पुराना माहौल। वह हैरान होकर खुद से पूछता है, क्या मैं वापस अतीत में यानी कि पास्ट में आ गया हूँ? और जिन सोवन सिर्फ वापस ही नहीं आया, बल्कि उसके पास अब एक और बहुत बड़ी पावर थी। उसके पिछले लाइफ की यादें, वो सारे मार्शल आर्ट मैनुअल्स जो उसने सालों की मेहनत से सीखे थे, वो अब भी उसके दिमाग में छपे हुए थे। और इसी ज्ञान के दम पर जिन सोवन ने गे चेओल योंग जैसे ताकतवर सोल्जर को धूल चटा दी थी, जिसे हराना उसके लिए पहले बिल्कुल असंभव था। लेकिन जिन सोवन खुद भी इस बात से अमेज्ड है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि जिन सोवन फिर से रिकार्नेट हो गया था। लेकिन तभी जिन सोवन की नजर अपने हाथ पर पड़ती है। उसके कपड़े और शरीर तो पुराने समय के हैं, लेकिन उसके हाथ में एक चमकता हुआ कंगन है जिसका नाम है जेड ड्रैगन ब्रेसलेट। और ये वही कंगन है जो उसने डेमोनिक कल्ट के गार्जियन धर्मा किंग को हराकर हासिल किया था। तभी जिन सोवन को याद आता है कि मरते वक्त यही कंगन जोर से चमकने लगा था। लेकिन अभी भी जिन सोवन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये ब्रेसलेट क्या क्या कर सकता है। और जिन सोवन के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है, क्या मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ? तभी कमरे के बाहर से एक गुस्से भरी आवाज गूंजती है, और वो आवाज थी, उस कमीने जिन सोवन को अभी के अभी बाहर निकालो। शोर सुनकर जिन सोवन अपनी जगह झटके से उठता है। तभी हम कमरे के बाहर देखते हैं, जहां का नजारा काफी तनावपूर्ण था। जहां गे योंग सोक, जो गे योंग मर्चेंट ग्रुप का लीडर है, वो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। वो जिन सोवन की जूनियर सिस्टर पर चिल्ला रहा था। वह कहता है कि मैं अपनी आंखों से उस लड़के को देखना चाहता हूँ जिसने मेरे बेटे चोल योंग का सिर फोड़ा है। वहीं जिन सोवन की जूनियर सिस्टर, जिसके बाल गुलाबी हैं, वो बेचारी लाचार दिख रही है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, मैं माफी मांगती हूँ, यह हमारी गलती है कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या आप प्लीज जिन सोवन की जगह मुझसे बात कर सकते हैं? लेकिन साला वो मर्चेंट लीडर रुकने का नाम ही नहीं लेता। वह अपनी ताकत और पैसों को रौब झाड़ते हुए कहता है, तुम हमारे पैसे पर पल रहे हो? क्या तुम भूल गई हो कि मेरा बेटा सिर्फ कुछ समय के लिए इस टाइल सेट में आया है? अगर मैंने इस महीने की फीडिंग रोक दी तो तुम सबका क्या होगा? क्या तुमने कभी सोचा है? वहीं कमरे के अंदर जिन सोवन सब कुछ सुन रहा है। उसे याद आता है कि यह मर्चेंट लीडर कितना घमंडी है और उसकी जूनियर सिस्टर को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। वहीं लीडर चिल्लाता है, एक मामूली देहाती लड़का अपनी औकात भूल गया है। अगर तुमने उसे तमीज सिखाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। तभी जिन सोवन को अपने पिछले जन्म की एक भयानक याद आती है, जहां उसकी जूनियर सिस्टर खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। और वह मंजर देखकर जिन सोवन की आंखों में आग उतर आती है। वह मनी मन बुदबुदाता है, दूसरी जिंदगी इस बार कुछ भी पहले जैसा नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि कैसे पिछले समय में, यानी कि पास्ट में, किस तरह जिन सोवन ने अपनी आंखों से खून की नदियां बहते हुए देखी थी और चारों तरफ बस लाशें बिछी हुई थी। जहाँ हमारा जिन सोवन अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा था, जहाँ उसकी पीठ में एक तलवार आर पार हो चुकी थी और वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सोच रहा था, अ सेकेंड लाइफ, यानी क्या मुझे दोबारा मौका मिलेगा? और अगले ही पर नजारा पूरी तरह बदल जाता है। हमारा हीरो जिन सोवन अब तो वापस आ ही चुका है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा कमजोर नहीं है। वह गुस्से में एक लकड़ी के टुकड़े को अपने दांत से चबाकर तोड़ देता है। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही है। वो अपनी नई ताकत को महसूस करते हुए कहता है, अब तबाही मचाने का वक्त आ गया है। वहीं दूसरी तरफ तभी वही हम दरवाजे के बाहर देखते हैं, जहाँ गे योंग मर्चेंट ग्रुप का लीडर गे योंग सोक खड़ा होता है, जो कि साला बहुत ज्यादा लालची है और बदतमीज किस्म का आदमी है। वो अपनी ऊंची आवाज में जूनियर सिस्टर होंग से कहता है कि उसने इस बार तो गलती माफ कर दी है,
लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि काल उसके सर पर खड़ा है, जो कि हमारा जिन सोवुन है। लेकिन तभी इसके बाद अचानक छत से एक भारी आवाज गूंजती है और वो आवाज थी, सुना है तुम मुझे बड़ी बेसब्री से ढूंढ रहे थे। सबकी नजरें ऊपर जाती हैं जहाँ जिन सोवुन शान से खड़ा है। वो बड़े ही मजाकिया अंदाज और चुलबुले भरे अंदाज में नीचे उतरता है और हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते, मैं हूँ वो मामूली सा गंवार जिसे तुम ढूंढ रहे थे। जिन सोवुन नाम है मेरा। उसकी इस मुस्कुराहट के पीछे मौत छिपी है और अब देखना यह है कि जिन सोवुन इस घमंडी व्यापारी को कैसे धूल चटाएगा। तभी हम देखते हैं दीवार पर जिन सोवुन बड़े ही टसन से खड़ा है और वहीं नीचे से लोग देख रहे हैं उसे दंग होकर। तभी मर्चेंट ग्रुप का लीडर गे युंग स्योक गुस्से में लाल पीला हो रहा था। वो जोर से चिल्लाता है, क्या यही है जिन सोवुन? वो आगे कहता है, ओहो, तो तुम वो छोटे से बदमाश हो जिसने मेरे बेटे चोल युंग को चोट पहुंचाई है। मर्चेंट लीडर को अभी अंदाजा भी नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। तभी जिन सोवुन एक लंबी आह भरता है और बड़े ही कूल अंदाज में कहता है, तुम किसे बदमाश कह रहे हो, जबकि हम दोनों की उम्र शायद ही कोई फर्क है। और भाई लोग अब यहाँ देखो, जिन सोवुन का चेहरा एकदम मासूम सा हो जाता है और वो मर्चेंट लीडर को कंफ्यूज होकर उसे देखता रह जाता है। तभी जिन सोवुन को अचानक याद आता है और वो अपने मन ही मन कहता है, ओह ओह, सही कहा, मैं तो समय को पीछे होकर आया हूँ। और इसका मतलब यह है कि जिन सोवुन के पास अपनी पास्ट लाइफ की पूरी की पूरी फाइटिंग स्किल याद है, लेकिन शरीर अभी भी बच्चे की जैसा है। तभी जिन सोवुन मर्चेंट लीडर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक मामूली सी स्पारिंग मैच में सिर पर चोट क्या लग गई, तुम तो इतना बवाल मचा रहे हो। तभी यह बात सुनकर मर्चेंट लीडर भड़क जाता है और कहता है, क्या तुमने धोखे से मेरे बेटे चोल यांग के सिर पर वार किया था? और सुनो, उसे तुम्हारे जैसे घटिया ताई युल सेक्ट में ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे नीच लोगों का काम बस उसकी सेवा करना है जब तक कि वो मुरीम एकेडमी नहीं चला जाता। तभी जिन सोवुन बड़े ही आराम से खड़ा होकर उसकी बकवास सुनता है और फिर पलटवार करता है। वो कहता है, वो मर्चेंट लीडर से कहता है कि और उन 10 जूनियर ब्रदर्स का क्या, जो तुम्हारे लाडले बेटे के पिटने के बाद कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाए थे। वहीं जिन सोवुन की आंखों में एक अजब सी खतरनाक चमक आती है। वो अपना हाथ चेहरे पर रखता है और बहुत ही भारी आवाज में कहता है, जो इंसान एक मामूली गांव के गंवार से और थर्ड रेट सेक्ट के लड़के से हार गया, क्या तुम उससे उम्मीद करते हो कि वो मुरीम एकेडमी टिक पाएगा? सच में तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। और जिन सोवुन का ये खौफनाक रूप देखकर मर्चेंट लीडर की बोलती बंद हो जाती है। तभी इसके बाद मर्चेंट लीडर गुस्से में लाल पीला होकर जिन सोवुन की शर्ट पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने अहंकारी सिर्फ इसलिए बन रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम इस स्थिति की जिम्मेदारी ले सकते हो। मर्चेंट लीडर जिन सोवुन को धमकी देता है कि अगर उसके मर्चेंट ग्रुप ने ताई युल सेट को फीडिंग देना बंद कर दिया तो इस सेट का क्या होगा। मर्चेंट लीडर यही नहीं रुकता। वो जिन सोवुन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भले ही ताई युल सेट 108 पीक का हिस्सा हो, लेकिन असलियत में तो ये बर्बादी कगार पर खड़ा है, जो कि एक थर्ड रेट सेक्ट है। मर्चेंट लीडर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो किसी भी बड़े सेट के साथ डील कर सकता है, और अगर उसने ऐसा किया तो ताई युल सेट के पास तल के खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। अब यहाँ एक होता है बहुत बड़ा खुलासा, आखिर 108 पीक है क्या? दरअसल मुरीम एलायंस के 108 सेक्ट को 108 पीक कहा जाता है और हमारा ताई युल सेक्ट इन्हीं में से एक है। लेकिन दुख की बात यह है कि वक्त के साथ इस सेक्ट ने अपनी पुरानी साख और इज्जत खो दी। अब ये सिर्फ नाम के लिए 108 पीक रह गया है, जबकि अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। पर रुको, पिक्चर अभी बाकी है। भले ये सेक्ट कमजोर हो गया हो, लेकिन 108 पीक का हिस्सा होने की वजह से इसके पास एक स्पेशल प्रिविलेज यानी कि खास अधिकार है। और वो खास अधिकार यह है कि मुरीम एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के दौरान इस 108 सेक्ट्स का हर एक मास्टर अपने एक डिसाइपल को स्पेशल एडमिशन के जरिए बिना किसी एग्जाम के सीधे एकेडमी में भेज सकता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि मर्चेंट ग्रुप के लीडर का बेटा, जिसका नाम गे चोल युंग है, वो कोई 30 मार खान नहीं, वो तो एक मामूली से दिखने वाला स्टूडेंट लगता है। लेकिन असल में तो गे युंग मर्चेंट ग्रुप का वो इकलौता वारिस है, यानी कि पैसों की इसके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि गे चोल युंग वो अपनी काबिलियत से इस सेक्टर में नहीं आया है। इसने मुरीम एकेडमी में स्पेशल एडमिशन पाने के लिए एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप फीस यानी कि मोटी रिश्वत खिलाई है। और तो और इसने खुद को एक मामूली ताई युल सेट के ले डिसेबल के तौर पर रजिस्टर करवाया है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन हमारा एमसी जिन सोवुन वो सब कुछ जानता है। लेकिन तभी जब मर्चेंट ग्रुप का लीडर अकड़ दिखाने की कोशिश करता है तो जिन सोवुन उसे बीच में ही रोक देता है। लेकिन तभी मर्चेंट ग्रुप का लीडर जिन सोवुन की कॉलर पकड़ लेता है और उससे एक खतरनाक सवाल पूछता है, जिससे जिन सोवुन के पैरों तक जमीन खिसक जाती है। तभी एमसी मर्चेंट ग्रुप के लीडर बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन मैं एक बात के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। और फिर तभी जिन सोवुन मर्चेंट ग्रुप के लीडर का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसने जिन सोवुन की कॉलर पकड़ रखी थी। तभी जिन सोवुन मर्चेंट ग्रुप के लीडर से एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि मुझे बस एक बात की हैरानी है कि स्पेशल एडमिशन एवोल्यूशन में अभी 1 साल बचा है, तो तुम जैसे मर्चेंट ग्रुप के लीडर ने दुनिया के सबसे बेहतरीन 108 सेट को छोड़कर अपने लाडले बेटे को
इस खटारा और मामूली जगह पर क्यों भेजा। और इस सवाल पूछते ही जिन सोन के चेहरे पर एक डरावनी और शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो सीधे मर्चेंट ग्रुप के लीडर की दुखती रग पर हाथ रख देता है। तभी जिन सोन आगे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उन सभी बड़े सेक्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और तुम्हारे पास यहाँ आने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। और ये सुनते ही मर्चेंट लीडर का चेहरे से गुस्सा तमतमा जाता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गूंज जाती है और वो हकलाने लगता है। और वो हकलाते हुए कहता है कि तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। मर्चेंट लीडर को यकीन नहीं हो रहा है कि एक मामूली सा लड़का उसके खानदान के सबसे बड़े राज को सरेआम बेनकाब कैसे कर सकता है। तभी मर्चेंट लीडर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है जिन सोवन से, अपनी औकात मत भूलो। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मुरीम एलायंस को अब तक तुम जैसे ताइल सेट की कोई परवाह नहीं है। मर्चेंट आगे बढ़कर ताना मारता है और कहता है कि उन्होंने ही गे चियोल सेयोंग को स्पेशल एडमिशन दिलवाकर मुरीम एकेडमी में एंट्री दिलाई थी। मर्चेंट लीडर को लग रहा था कि ताइल सेट पूरी तरह से उसके एहसानों के नीचे दबा हुआ है। मर्चेंट लीडर धमकी देते हुए जिन सोवन से कहता है कि सिर्फ उसका एक मर्चेंट ग्रुप ही इन लोगों को बचा सकता है। तभी इसके बाद जिन सोवन एक धमाकेदार एंट्री लेता है और वो अपनी ठंडी और कातिलाना नजरों से उसे देखता है, यानी कि मर्चेंट ग्रुप के लीडर को। और जिन सोवन तो फांसा ही पलट देता है। वो कहता है, शायद तुम्हें याद रखने की जरूरत है कि सिर्फ ताइल सेट ही वो इकलौता सेक्ट है जो तुम्हारे मर्चेंट ग्रुप को बचा सकता है। और यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है, मर्चेंट ग्रुप ने असल में एक सेक्ट की फीडिंग रोक दी थी। वो सोचते थे कि पैसे बंद करने से सेक्ट उसके सामने घुटने टेक देगा, लेकिन हमारा जिन सोवन मर्चेंट ग्रुप के लीडर को एक कड़वा सच बताता है। वो बताता है कि दूसरों सुरक्षा की भीख मांगना बेकार है, तुम्हारे पास खुद की रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। और ये सुनकर मर्चेंट लीडर आग बबूला हो जाता है और वो चिल्लाता है, तुम बदतमीज लड़के। वो गुस्से में हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेकिन तभी हम जिन सोवन के चेहरे पर देखते हैं, वो कहता है, मैंने एक बार मरकर बहुत कुछ सीखा है। लेकिन सीरियस बातें एक तरफ, असली सवाल यह है कि वो इस नई जिंदगी की मुसीबतों को हैंडल कैसे करेगा। और सच तो यह है कि जिन सोवन ने इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। ये चुटकी जैसा मासूम चेहरा देख रहे हो ना, यही है उसकी असली असलियत। खैर, मजाक से हटकर जिन सोवन के सामने एक बहुत बड़ा एम है। इस खूबसूरत वादी और अंधेरी गुफाओं के बीच एक मिशन बिल्कुल साफ है, उसे ताकतवर बनना है। दुनिया की नजरों में अब वो सिर्फ एक कमजोर शख्स नहीं रहना चाहता, पर रास्ता इतना भी आसान नहीं है। जिन सोवन जानता है कि उसके पास जो मौजूदा ताउल मेंटल कल्टीवेशन और स्मॉल हेवन स्वॉर्ड तकनीकें हैं, वो बिल्कुल बेकार और धीमी है। इस पुराने तरीके से वो कभी नंबर 1 नहीं बन पाएगा। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है कि एलिक्सर। और तभी यहाँ जिन सोवन का असली दांव शुरू होता है। उसके पास पिछली जिंदगी की एक सीक्रेट किताब की यादें हैं, जिसमें दुनिया की हर बेसकीमती एलिक्सर का ठिकाना लिखा है, जैसे कि 10,000 ईयर फायर जिनसेंग। उसकी यादाश्त में ये सारी जानकारी आज भी बिल्कुल ताजा है। जिन सोवन का प्लान सिंपल है, एक एक करके इन सभी जादुई चीजों को ढूंढना और अपनी ताकत बढ़ाना। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत इतनी मेहरबान भी नहीं होती। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके सामने खड़ा होता है एक और खतरनाक और डरावना राक्षस। और हम ये सब जिन सोवन की यादों में ही देख रहे हैं, ओके? तो कंफ्यूज मत होना। तब इसके बाद देखते हैं कि हमारा जिन सोवन एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में, वो एक गुफा की दीवार सटा हुआ और काफी डरा हुआ लग रहा है। उसके सामने खड़ा है एक गेट कीपर, जिसे देखकर वो कहता है, ये गेट कीपर तो उम्मीद से कहीं ज्यादा घिनौना और डरावना है। जैसा किताबों में लिखा था, यह उससे ही बदतर है। लेकिन हार मानना जिन सोवन की फितरत में नहीं है। वो खुद को संभालता और सोचता है कि उसका पहला मकसद है कि 10,000 ईयर फायर गिनसेन को हासिल करना। जिन सोवन जानता है कि यही उसकी ताकत बढ़ाने का पहला कदम है। लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। जिन सोवन हवा में उछलता है और चिल्लाता है, हमारे ताइल सेक्ट की स्मॉल हेवन स्वॉर्ड टेक्निक के साथ मैं इसे बस एक ही वार में खत्म कर दूंगा। जिन सोवन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा योद्धा हो। पर रुको, अगले पल हमें पता चलता है कि यह सिर्फ उसकी एक कल्पना थी। असलियत में वो तो बस एक फनी शक्ल बनाकर कहता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मेरी इंटरनल एनर्जी और तलवारबाजी दोनों ही अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, तो फिर बिना मतलब के संघर्ष करने की कोई जरूरत ही क्या है। और अब आता है असली ट्विस्ट। जिन सोवन एक जलती हुई लकड़ी उठाता है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। वो कहता है, हजारों लाखों किताबें पढ़ने के बाद मुझे बस एक ही बात समझ आई, और वो है कि हर बार बेहतरीन तलवारबाजी ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी दिमाग और सही तकनीक भी काम आती है। वो अपनी मसाल उस मकड़ी जैसे दिखने वाले गेट कीपर की तरफ फेंकता है। और यहाँ पर जिन सोवन को समझ आ गया है कि ताकत से ज्यादा चतुराई जरूरी है। वैसे जिन सोवन जानता है कि उसके पास एक ऐसी पावर जो किसी और के पास नहीं। वो जो देखता है उसे हमेशा के लिए याद हो जाता है। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जिन सोवन अपनी पुरानी यादों और टेक्निक को पॉलिश करना शुरू करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं जो उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जिन सोवन की एरोगेंस नहीं बल्कि उसकी कैलकुलेटेड इंटेलिजेंस दिखती है। वो अपने दुश्मनों की हर मूव
मूव को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकता है। और अब आती है असली बात, एक्शन टाइम। जब फाइट शुरू होती है तो जिन सोन सिर्फ फिजिकल स्टंट का यूज नहीं करता, वो सामने वाले के मार्शल आर्ट पैटर्न को एनालाइज करता है। जिन सोन नोटिस करता है कि उसके अपोनेंट के स्टैंस में कहाँ कमी है। बिना ज्यादा एफर्ट लगाए जिन सोन एक क्रिटिकल पॉइंट पर स्ट्राइक करता है। यहाँ व्यूवर्स को ये समझ आ जाता है कि जिन सोन ओवरपावर्ड क्यों है। वो सिर्फ लड़ नहीं रहा, वो एक मास्टर की तरह मूव कर रहा है, जिसने ये लड़ाई हजारों बार पहले ही दिमाग में लड़ ली हो। उसे हराना तो असंभव हो जाता है। फाइट के एंड में जिन सोन ऐसा डायलॉग मारता है जो उसके दुश्मनों को हिलाकर रख देगा। उसका कॉन्फिडेंस और उसकी आंखों में वो पुरानी जिंदगी का डर और एक्सपीरियंस साफ झलकता है। अब वो पहले वाला कमजोर लड़का नहीं रहा। और भाई चैप्टर 2 के एंड तक यहाँ साफ हो जाता है कि जिन सोन ने अपनी जर्नी की एक धमाकेदार शुरुआत कर दी। आगे क्या होगा, क्या वो अपनी फैमिली को बचा पाएगा, यानी कि ताई उल सेक्ट को, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस मानव का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।